23 फरवरी 2023 को खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर अमृतपाल सिंह के सैकड़ों फॉलोअर्स ने अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर वायलेंट प्रोटेस्ट किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये लोग लवप्रीत सिंह के रिलीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि अमृतपाल सिंह का ही एक साथी है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे नाम के एक सिख ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। अमृतपाल सिंह के कारण ही खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर न्यूज में आ गया। तो चलिए खालिस्तान मूवमेंट और उसकी हिस्ट्री को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यह मूवमेंट एक सिख स्टेट बनाने की बात करता है, जिसका नाम होगा खालिस्तान। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सिख पॉपुलस एरियाज शामिल होंगे। द सीड्स ऑफ दिस मूवमेंट वर सोन इन कॉलोनियल पीरियड। 1929 में शिरोमणि अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने पहली बार एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाने की बात की थी। यहाँ पे खालिस्तान वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ था। खालिस्तान वर्ड पहली बार कॉइन किया डॉक्टर वीर सिंह भाटी ने। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। उसी के रिएक्शन में सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भाटी ने खालिस्तान टेम्पलेट पब्लिश किया, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सिख स्टेट बनाने की बात की गई। इस डिमांड पर गांधी जी और नेहरू जी ने खास ध्यान दिया और सिख कम्युनिटी को यह विश्वास दिलाया गया कि आजाद भारत में उनकी सारी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। 1947 में भारत के बंटवारे के साथ ही एक और बंटवारा हुआ, पंजाब का बंटवारा। आधा पंजाब पाकिस्तान में चले गया और आधा पंजाब भारत में आ गया। लाहौर, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर का कैपिटल था, वो भी पाकिस्तान चले गया। ऐसे ही ननकाना साहिब, वो जगह जहां गुरु नानक का जन्म हुआ था, वो भी पाकिस्तान चली गई। इन चीजों के कारण सिख कम्युनिटी के एक फैक्शन में काफी डिससेटिस्फैक्शन था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब अकाली दल के लीडर्स ज्यादा ऑटोनॉमी ना मिलने के कारण नाखुश थे। They were also dissatisfied with the fact that Indian Constitution considered Sikhs as Hindus. आजादी के बाद जो पंजाब स्टेट इंडिया में बना, उसमें आज के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों शामिल थे। और यहीं से शुरुआत हुई पंजाबी सूबा आंदोलन की, जिसे शुरू किया अकाली दल ने। इस मूवमेंट की डिमांड थी कि पंजाब एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट होना चाहिए, मतलब पंजाब में मेजरली पंजाबी बोलने वाले लोग ही होने चाहिए। स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट में इस डिमांड को खारिज कर दिया, जिसके कारण 10 साल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा और अल्टीमेटली 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया और 3 स्टेट्स में बांट दिया गया, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल एंड पंजाबी स्पीकिंग स्टेट ऑफ पंजाब। अकाली दल के साथ सब बढ़िया चलने लगा। 1967 में अकाली दल के गुरनाम सिंह स्टेट के पहले नॉन कांग्रेस सीएम भी बन गए, पर फिर धीरे धीरे इंदिरा गांधी वेव के चलते अकाली दल की हवा फीकी पड़ने लगी और 1972 में कांग्रेस रिटर्न टू पावर। द सीएम वाज ज्ञानी जैल सिंह। 1973 में अपनी हार को रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए और अकाली दल के फ्यूचर पाथ को डिसाइड करने के लिए आनंदपुर साहिब में एक मीटिंग की गई, वही जगह जहां गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इस रिजोल्यूशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी, वो थी डिमांड फॉर ऑटोनॉमस स्टेट। मतलब पंजाब भारत के अंदर ही एक ऑटोनॉमस स्टेट होगा और उसका खुद का संविधान होगा, वो अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए कैपेबल होगा। बस यहीं से खालिस्तान की बातें होना शुरू हो गई। भले ही अकाली दल ने यह साफ कहा था कि वो भारत से अलग नहीं होना चाहते, पर पंजाब के बहुत से लोगों ने एक आजाद देश का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। इन्हीं लोगों में से एक शख्स था जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक सिख प्रीचर जो दमदमी टकसाल नाम के एक सिख धार्मिक संगठन का लीडर था। भिंडरावाले धीरे धीरे पंजाब में काफी पॉपुलर हो गया। वहां के गरीब युवाओं का तो मानो वो हीरो ही बन गया था। पर वो हीरो बना कैसे? रिलीजियस प्रीचर तो वो था ही, और फिर 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो पंजाब में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब अमीर किसान बहुत अमीर हो गया और गरीब किसान और ज्यादा गरीब हो गया। इन गरीब किसानों के हित की बात कोई कर ही नहीं रहा था, तो ये काम शुरू किया भिंडरावाले ने। एंड पॉलिटिकल एजेंडा ब्लेंडेड विद रिलीजन इज अ परफेक्ट कॉकटेल टू गेट हाई पॉपुलैरिटी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि शुरुआती दौर में भिंडरावाले को इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने ही सपोर्ट किया था, ताकि वो अकाली दल के अगेंस्ट खड़ा हो सके। पर हुआ क्या? 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल की ही मदद से एक आंदोलन शुरू किया। इसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। इसका ऑब्जेक्टिव था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करवाना।
इस दौरान भिंडरावाले ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ हाउस बना लिया और वहीं से मूवमेंट को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे। एंटी हिंदू वायलेंस भी काफी बढ़ने लगा। यहां तक भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में हथियार मंगवाना भी शुरू कर दिया था। 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोल्डन टेम्पल में ही खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या भिंडरेवाला के इशारों पर ही हुई थी। लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि पुलिस के भी कुछ लोग भिंडरेवाला के समर्थक थे और जो समर्थक नहीं थे वो भी भिंडरेवाला से डरते तो थे ही। इस हादसे के झटके दिल्ली तक पहुंच गए और फिर स्टोरी में आती है मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट्स को बाहर निकालने का और भिंडरेवालों को न्यूट्रलाइज करने का काम इंडियन आर्मी को सौंप दिया। 1 जून 1984 को आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। पर भिंडरेवाला और उसके सपोर्टर्स के टफ रेजिस्टेंस के कारण यह ऑपरेशन काफी वायलेंट हो गया। इतना वायलेंट कि इंडियन आर्मी को टैंक्स और एयर सपोर्ट का भी यूज करना पड़ा। गोल्डन टेम्पल से आने वाले विजुअल्स काफी डिस्टर्बिंग थे, सबके लिए डिस्टर्बिंग थे। वो जगह जहां जाके सबके दिल को शांति मिलती थी आज वही जगह एक वॉर जोन में बदल गई थी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इस ऑपरेशन में 83 आर्मी सोल्जर्स और 493 मिलिटेंट्स और सिविलियंस मारे गए। कुछ एस्टिमेट्स बोलते हैं कि मौत का आंकड़ा 3000 से भी ज्यादा था। यह आंकड़ा बड़ा इसलिए था क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान वहां बड़ी संख्या में पिलग्रिम्स मौजूद थे जो गुरु अर्जन देव शहीद दिवस पे गोल्डन टेम्पल में वर्शिप करने आए थे। ऑपरेशन पूरा हुआ, भिंडरेवाला मारा गया, पर इस पूरे एक्ट से दुनिया भर के सिख कम्युनिटी में काफी निराशा फैल गई। एक तरह से देखें तो इस ऑपरेशन ने खालिस्तान की डिमांड को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया था। सरकार की बहुत आलोचना हुई। सबका मानना था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही जल्दबाजी में इंप्लीमेंट किया गया है। इसलिए 16 अक्टूबर 1984 को टेररिज्म को एक स्पेशलाइज्ड वे में कॉम्बैट करने के लिए और स्टेट्स को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी की स्थापना की गई। पर कुछ ही दिन में एक खबर आई जिसने पूरा देश हिला दिया। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या से जो इंस्टेबिलिटी अब तक पंजाब में सीमित थी वो पूरे देश में फैल गई। इंदिरा गांधी की हत्या से जो अध्याय शुरू हुआ उसे कहते हैं 1984 एंटी सिख राइट्स या सिख मैसेकर। बदला लेने की भावना से हजारों निर्दोष सिखों को मार दिया गया। सरकारी आंकड़े की माने तो इन राइट्स में 3350 लोग मारे गए और अगर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स की बात करें तो यह आंकड़ा कम से कम 8000 से 17000 के बीच का था और इस सब से खालिस्तान की डिमांड को बढ़ावा ही मिल रहा था। 1985 में कनाडा बेस्ड सिख आतंकवादी संगठन ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया एंड 329 पीपल वर किल्ड। कहा गया कि हमला भिंडरेवाले की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इन 329 लोगों में सिर्फ 24 भारतीय थे और बाकी सारे फॉरेनर्स थे। 1984 से लेकर 1995 तक पंजाब एक इंसर्जेंसी का हब बन गया था। इस दौरान पंजाब ने जो वायलेंस देखा वो उसने कभी नहीं देखा था और इन सारी इंसर्जेंट एक्टिविटीज को फंड और सपोर्ट कर रहा था हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। गोल्डन टेम्पल को बार बार इंसर्जेंट्स के द्वारा कैप्चर करने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनएसजी ने 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 चलाया और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया। ये दोनों ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुकाबले काफी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किए गए थे और इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर को मॉडरेट सिक्स ने सपोर्ट भी किया था। 1995 में पंजाब के सिटिंग सीएम बेअंत सिंह एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। This was when the people of Punjab realized that they are being used. उन्होंने इतना खून खराबा देख लिया था कि अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, पीस, शांति। उसके बाद से थिंग्स रिमेन्ड मोर और लेस स्टेबल एंड पीसफुल इन पंजाब। कुछ खालिस्तानी ग्रुप्स कनाडा, यूके और यूएस जैसे देशों में जरूर एक्टिव रहे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। 23 फरवरी को जो हुआ वो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर सीरियस क्वेश्चंस रेज करता है। कुछ लोगों के हाथ में ऑटोमेटिक गन्स थे, कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की गई।
अटैक के जस्ट बाद अमृतपाल सिंह का एक वीडियो आता है जिसमें वो पुलिस को आमने सामने धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में उनके समर्थक भी हैं जो हाथों में बंदूक लिए खड़े हैं। फिर वो पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवंत मान को ओपन चैलेंज देते हुए भी दिखाई देते हैं। अमृतपाल सिंह को कई लोग भिंडरेवाला 2.0 भी कहते हैं, not just because he has styled himself like भिंडरेवाला, but also because his ideology is completely inspired by him. He has clearly said कि वो भिंडरेवाले के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहा है। ये सारी बातें चिंतित करने वाली हैं और आगे चलकर ये देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ना बन जाए, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का साथ मिलकर जरूरी कदम उठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी से बढ़कर कोई पर्सन या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज प्रेप वैली को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।